सोचिए एक ऐसी कम्युनिटी जहां लोग सिर्फ एक साथ रहते ही नहीं हैं, बल्कि एक साथ तरक्की भी करते हैं, कमाते हैं और एक दूसरे को आर्थिक रूप से पूरा सहारा देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे। आज के समय में जहां हमारे छोटे लोकल बिजनेस संघर्ष कर रहे हैं और अक्सर मीडिया में डर और शोर शराबे का माहौल हावी रहता है, ऐसे में हमें ये समझना होगा कि हम खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक साथ रहते हैं या हम सच में एक साथ आगे बढ़ते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा अपना लोकल नेटवर्क ही नौकरियां पैदा करे, नए बिजनेस खड़े करे और हमें आर्थिक मजबूती दे, वो भी बिना किसी बाहरी मदद का इंतजार किए? बिल्कुल हो सकता है, और आज हम यही समझेंगे। सेक्शन 1, लोकल नेटवर्क की जरूरत। देखिए, आज के दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और उससे भी बड़ी बात, हमारी कम्युनिटी का पैसा हमारे आस पड़ोस में घूमने के बजाय लगातार बाहर चला जाता है। और ये चीज इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। कम्युनिटी के पैसे का बाहर जाना और एक सर्कुलर लोकल इकोनॉमी का होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अपनी खरीदारी की आदतें बदलते हैं और अपनी कम्युनिटी के भीतर ही खर्च और निवेश करते हैं, तो वो पैसा हमारे बीच ही रहता है। यकीन मानिए, यही हमारी सामूहिक आर्थिक आज़ादी की पहली सीढ़ी है। और हाँ, ये कोई अलगाव नहीं है, बल्कि ये खुद को सशक्त बनाने का तरीका है। तो अब शायद दिमाग में आए कि असल में ये कम्युनिटी इकोनॉमिक नेटवर्क है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, संसाधन शेयर करते हैं और आपसी भरोसे पर टिका एक आर्थिक ढांचा तैयार करते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो कोऑपरेटिव ट्रेड, ज़कात और वक्फ जैसे मॉडल्स ने हमेशा से समुदायों को आपसी विश्वास के आधार पर एक बहुत ही मजबूत आर्थिक नींव रखने में मदद की है। सेक्शन 2, आर्थिक नेटवर्क के 7 कदम। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझते हैं कि आखिर किसी भी कम्युनिटी में एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी कम्युनिटी के हुनर और स्किल्स को पहचानना। जैसे कौन टेक में अच्छा है, किसे सिलाई आती है या कौन पढ़ा सकता है। इसके लिए एक साधारण व्हाट्सएप ग्रुप या गूगल शीट भी बना सकते हैं। दूसरा कदम, खरीदारी में हमेशा लोकल बिजनेस को प्राथमिकता दें। तीसरा और बहुत ही अहम कदम है ट्रस्ट सर्कल बनाना। 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप्स बनाइए, थोड़ी थोड़ी बचत में लाइए। यही जिम्मेदारी आपकी सबसे मजबूत नींव बनेगी। और चौथा कदम है माइक्रो इन्वेस्टमेंट पूल बनाना, ताकि बड़े निवेशकों का इंतजार किए बिना हम अपने छोटे बिजनेस को आसानी से फंड कर सकें। इसके बाद 5वां कदम है नैतिक या एथिकल फाइनेंशियल मॉडल्स अपनाना, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां मुनाफा तो साझा हो, पर किसी का भी आर्थिक शोषण न हो। छठा कदम है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल, जैसे कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप और मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब। और 7वां कदम है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम विकास को ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ बैलेंस करें, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास कभी टिकाऊ नहीं होता। सेक्शन 3, नैतिकता और आपसी भरोसा। अब यहाँ थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था कभी भी सामाजिक बंटवारे या अन्याय के साथ खड़ी नहीं रह सकती। आर्थिक नेटवर्क तभी सफल होते हैं जब समाज में भरोसा हो। सच तो ये है कि नैतिकता और आपसी भरोसा ही हर सफल सिस्टम की असली रीढ़ होते हैं। इसी संदर्भ में ड्यू प्रोसेस यानी विधिक प्रक्रिया की अहमियत सामने आती है। ये हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शी सबूतों का अधिकार मिले। जब बुलडोजर न्याय जैसी प्रक्रियाएं सीधे अदालतों को दरकिनार कर देती हैं, तो वो बुनियादी भरोसा पूरी तरह टूट जाता है जिस पर किसी भी समाज का आर्थिक और सामाजिक ढांचा टिका होता है। देखिए, सच्चा न्याय हमेशा पहचान के प्रति अंधा होना चाहिए। अपराध का अपना कोई धर्म नहीं होता। जब किसी अपराध को चयनात्मक तरीके से किसी एक पूरे समुदाय की पहचान से जोड़ दिया जाता है, तो यह हमारे समाज में पूर्वाग्रह को नॉर्मल बना देता है। इससे हमारी सामाजिक एकता को गहरा नुकसान पहुंचता है। कानून के सामने समान जवाबदेही ही एक सफल व्यवस्था की असली नींव है। सेक्शन 4, भ्रामक नैरेटिव से बचाओ। बांटने वाले नैरेटिव्स सिर्फ राजनैतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर उस आपसी भरोसे के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिस पर हमारे आर्थिक नेटवर्क काम करते हैं।
तो सवाल ये है कि क्या हम रोज देखे और सुने जाने वाले नैरेटिव्स पर सवाल उठाते हैं या उन्हें बस आसानी से सच मान लेते हैं। हमें सूचनाओं को पैसिवली यानी बिना सोचे समझे स्वीकार करना बंद करना होगा। जो कहानियां हमारी सोच को आकार देती हैं, उन पर क्रिटिकल थिंकिंग लागू करना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। 1.9 बिलियन ये दुनिया की मुस्लिम आबादी की संख्या है। जरा सोचिए, क्या इतने बड़े और विविध समूह को कभी भी एक ही रूढ़िवादी साँचे या स्टीरियोटाइप में सटीक रूप से फिट किया जा सकता है? अलग अलग महाद्वीपों और संस्कृतियों से आने वाले इतने विशाल समूह को एक ही नजरिए से देखना कहीं से भी तार्किक नहीं है। अक्सर ये मिथक गढ़ा जाता है कि सभी कट्टरपंथी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कट्टरता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को दबाया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो मेडिकल, पत्रकारिता और लीडरशिप के रूप में हर क्षेत्र में आगे हैं। सिलेक्टिव मीडिया कवरेज के जरिए अक्सर ऐसे खौफ का निर्माण किया जाता है ताकि समाज को बांटा जा सके, और हमें इस सच्चाई को समझना होगा। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की भी पीड़ा या दर्द को पहचान के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, बल्कि उसे इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। हमारी सहानुभूति समाज द्वारा लगाए गए लेबल से कहीं बड़ी होनी चाहिए। दर्द किसी का भी हो, किसी भी इंसान की तकलीफ को एक समान रूप से पहचाना जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी राजनैतिक चेतना। इसका सीधा सा अर्थ है अपने नागरिक अधिकारों को समझना, पक्षपाती मीडिया पर सवाल उठाना और सामूहिक रूप से सिस्टमैटिक न्याय की मांग करना। सच्चा आर्थिक सशक्तिकरण तभी संभव है जब हमारे अंदर राजनैतिक चेतना हो, ताकि ताकतवर संस्थाएं बटे हुए समुदायों का फायदा न उठा सकें। भ्रामक और बांटने वाले नैरेटिव्स को खारिज करने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे जिम्मेदार मीडिया को फॉलो करना, जहां भी पक्षपात दिखे उसके खिलाफ आवाज उठाना, स्वतंत्र कहानियों का समर्थन करना और आर्थिक जवाबदेही तय करना। दुनिया में कहीं भी अनुचित व्यवस्था तभी तक जारी रहती है जब तक आम जनता उसे लेकर खामोश या उदासीन रहती है। सेक्शन 5, एक साथ आगे बढ़ना। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रेरणादायक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारे समाज के भीतर एक बहुत बड़ी साझा क्षमता है, जिसे बस हमें पहचानने की जरूरत है। बदलाव सरकारों से शुरू नहीं होता, ये लोगों से शुरू होता है। तो यहाँ से जो सबसे क्रूशल पॉइंट हमें समझना है वो ये है कि असली शक्ति हमारे सामूहिक प्रयासों में है। अगर किसी भी इलाके के सिर्फ कुछ लोग भी एक साझा उद्देश्य के साथ एक साथ आ जाएं, तो हम एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहें, तो बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव बिल्कुल संभव है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने रह जाता है। क्या हम महज खामोश दर्शक बने रहेंगे या फिर एक मजबूत, न्यायपूर्ण और खुशहाल समाज बनाने के लिए एकजुट होंगे? याद रखिए, जागरूक